हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट्स वर्किंग, इट इज एक्सेसिबल टू यू। कर दीजिए कंफर्म क्विकली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लासेस हैं जिसमें हम मॉड्यूल ए में चैप्टर 3 दैट इज केवाईसी चैप्टर, उसमें हम कॉन्सेप्ट को भी और साथ में क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। केवाईसी में लॉट मैनी थिंग्स वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस 2 सेशंस। अब हम अपडेटेड एड्रेस के बारे में क्या रूल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। इन केस एनी ऑफ aforesaid document does not have updated address of a customer for limited purpose of address following are considered as OVD. So 6 टाइप के OVD हमने लास्ट सेशन के अंदर लिस्ट डाउन किए थे। अगर उनमें कोई भी ऐसा OVD है जो सबमिट किया जाए, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस है, उसे सबमिट किया जाता है एज OVD, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर जो एड्रेस है दैट इज नॉट अपडेटेड एड्रेस। इन दैट केस फॉर लिमिटेड पर्पज ऑफ एड्रेस, एड्रेस के पर्पज के लिए, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ OVD, इनमें से एक डॉक्यूमेंट को हम OVD कंसिडर कर सकते हैं। यानी दैट इज नॉट फुल फ्लेज्ड OVD बट फॉर द पर्पज ऑफ एड्रेस हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? यूटिलिटी बिल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, टेलीफोन बिल है, पोस्ट पेड मोबाइल फ़ोन का बिल है, पाइप्ड गैस का बिल है, वाटर बिल है, तो इनको हम कहते हैं यूटिलिटी बिल्स। तो यूटिलिटी बिल इट शुड नॉट बी ओल्ड देन 2 मंथ्स। अब यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पहला, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को हम एड्रेस पर्पस के लिए किन सर्कमस्टांसेस में एक्सेप्ट कर सकते हैं? जब एड्रेस इन द ओरिजिनल OVD इज नॉट अपडेटेड, उस सिचुएशन में हम उसको यूज कर सकते हैं। और क्वेश्चन क्या बन सकता है? वो डॉक्यूमेंट जो हम एज ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट करते हैं वो कितना पुराना हो सकता है? सो नॉट मोर देन 2 मंथ्स। तीसरा, वो डॉक्यूमेंट में एग्जांपल्स कौन सी हैं? जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, पोस्ट पेड मोबाइल फ़ोन बिल, पाइप्ड गैस बिल, वाटर बिल। तो चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन सा है? प्रॉपर्टी और म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट। सो वहाँ का म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी अगर उनकी टैक्स की रिसीट है या प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट है उस एड्रेस की, तो दैट कैन ऑल्सो बी एक्सेप्टेड एज एन ऑल्टरनेटिव। पेंशन और फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO issued to retired employees by government department or public sector undertaking if they contain the address। तो यहाँ पे PPO को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो PPO किसके द्वारा इशूड हो? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा इशूड हो वो, और साथ में वो एड्रेस भी कंटेन करता हो, तो उसको भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर एड्रेस। लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, statutory or regulatory bodies, public sector undertakings, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies, and leave and license agreements with such employers allotting official accommodation। इसके अलावा
जिस अकोमोडेशन में कस्टमर रहता है उसके लिए उसके पास अगर लेटर ऑफ अलॉटमेंट है जो उसके एम्प्लॉयर ने इशू किया, और एम्प्लॉयर कौन हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हैं, या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है विद सच एम्प्लॉयर्स अलॉटिंग ऑफिशियल अकोमोडेशन। तो इसको भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर एड्रेस पर्पज। Where any of above mentioned document is obtained for address purpose within 3 months as OVD with the current address must be submitted by the customer। तो जिन सिचुएशंस में हम इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करते हैं एड्रेस के पर्पस के लिए, तो रिक्वायरमेंट क्या है, ओवीडी के ऊपर, यानी जैसे हमने ड्राइविंग लाइसेंस की एग्जांपल ली है, विद इन 3 मंथ्स न्यू एड्रेस के साथ, करंट एड्रेस के साथ ओवीडी को सबमिट करना होगा। यानी ओवीडी को अपडेट करने का जो मैक्सिमम पीरियड है वो कितना अवेलेबल होगा, सो दैट पीरियड विल बी 3 मंथ्स। अब एक क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है, यानी हमारी इतनी सी डिस्कशन के अंदर 4 से लेके 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन रहे हैं। In case of foreign nationals where OVD does not contain address, a document issued by Government Department of Foreign Jurisdiction containing address and a letter issued by Foreign Embassy or Mission in India shall be accepted as proof of address। तो अगर कोई फॉरेनर नेशनल है तो उनके केस में अगर ओवीडी में एड्रेस नहीं है तो उस केस में डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इशू करेगा फॉरेन जूरिसडिक्शन का, यानी आउटसाइड द कंट्री वाला जूरिसडिक्शन, जिसमें एड्रेस हो और लेटर इशूड बाय फॉरेन एम्बेसी और मिशन इन इंडिया, तो उसको हम एज प्रूफ ऑफ एड्रेस एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारा और ये फर्दर बन जाता है। नो अब चेंज इन नेम के बारे में क्या पिक्चर है। Where there has been change in a name, an OVD with previous name along with the marriage certificate or gazette notification indicating change in the name can be accepted। अगर change in the name है OVD के साथ वो मैच नहीं करता, पर्टिकुलरली ये मैरिड वुमेन के केस में हैपन हो सकता है, क्योंकि मैरिड वुमेन के केस में जो फैमिली नेम है, तो अगर वो नया फैमिली नेम अडॉप्ट करती हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट उसकी यूज़ किया जा सकता है, या गजट नोटिफिकेशन यूज़ किया जा सकता है जिसमें चेंज इन नेम रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो ये थे हमारे चेंज इन नेम को लेकर के और चेंज इन एड्रेस को लेकर के रूल्स। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं पहले क्विकली उनको देख लीजिए। व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट? इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल कस्टमर्स। इट इज रिक्वायर्ड ओनली इफ कस्टमर इज वॉलंटरली प्रोवाइडिंग इट। इट इज रिक्वायर्ड ओनली इफ कस्टमर इज ए नॉन रेजिडेंट और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। It is required only if customer is receiving any benefit or subsidy from central government। So certified copy of officially valid document ये हमें सभी कस्टमर के केस में चाहिए। So this means our option आंसर बन जाएगा A। What is requirement for permanent account number? It is mandatory for all customers, required only if customer is voluntarily providing it, required only if a customer is non-resident or PIO, required only if customer is receiving any benefit or subsidy from central government। So पैन की रिक्वायरमेंट किन केसेस में बनती है? So पैन की जो रिक्वायरमेंट है वो सभी केसेस में ही मैंडेटरी बनती है। वो कस्टमर जिनके पास पैन नहीं है तो दे आर सपोज टू सबमिट फॉर्म 60 डिक्लेरेशन।
तो दे विल सबमिट ए डिक्लेरेशन ऑन फॉर्म 60 जिसमें वो डिक्लेयर करते हैं दैट दे हैव नॉट ऑब्टेन्ड पैन सो फार। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट ओवीडी फॉर KYC पर्पज। इनमें कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जिसको OVD में हम नहीं लेते हैं KYC पर्पज के लिए। पासपोर्ट है, पैन है, प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर है, या वोटर्स आई कार्ड इश्यूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो कौन सा आंसर हमारा बनता है इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। यस, एनी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो कौन सा डॉक्यूमेंट पैन OVD नहीं है। पासपोर्ट इज, पैन इज नॉट, आधार का प्रूफ इज, वोटर आई कार्ड इज। तो पैन इज आवर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज कंसिडर्ड एज OVD फॉर एड्रेस पर्पज। इनमें से किस डॉक्यूमेंट को हम ऑल्टरनेटिव बेसिस के ऊपर OVD मान सकते हैं। यूटिलिटी बिल नॉट ओल्ड देन 2 months ओल्ड, प्रॉपर्टी और म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट, पेंशन और फैमिली पेंशन ऑर्डर विद एड्रेस, या ऑल दी अबव। तो किस डॉक्यूमेंट को हम एड्रेस पर्पस के लिए एज OVD कंसिडर कर सकते हैं। यस, व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सो आई वेट फॉर योर आंसर। कौन सा डॉक्यूमेंट बनता है। यूटिलिटी बिल नॉट ओल्ड देन 2 months, यस इट इज। प्रॉपर्टी और म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट, इट इज। PPO issued by government department or public sector undertaking if they contain address, it also is. So this means this is our answer. Option D is our answer. What is the time limit for submitting OVD with the current address if any of document obtained for address purpose does not have updated address for the customer? तो हमने बताना है यहाँ पे टाइम लिमिट कितना है। 1 month का टाइम लिमिट है, 2 months का टाइम लिमिट है, 3 months का टाइम लिमिट है, या 4 months का टाइम लिमिट है। सो व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग OVD विद करंट एड्रेस। So what is the time limit? 1 month, no. 2 months, no. 4 months, no. 3 months, yes. So option C is our answer. Which of the following document is not considered as OVD for KYC purpose? Aadhaar, job card issued by NREGA, letter issued by National Population Register, property और municipal tax receipt। तो इनमें से किसको हम OVD नहीं मानते हैं KYC पर्पस के लिए। सो याद रखें हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ OVD हैं। हमने बताना है इनमें से कौन सा उनका पार्ट नहीं है। आधार इज, जॉब कार्ड ऑफ मनरेगा इट इज, letter issued by National Population it is, address or property tax receipt it is not. So option D is the answer. What is proof of address for foreign nationals where OVD does not contain address? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। Document issued by government department of foreign jurisdiction containing address and a letter issued by foreign embassy or mission in India. Yes, this is the document. So फॉरेन नेशनल के केस में यूटिलिटी बिल का कोई इशू नहीं है, PPO का कोई इशू नहीं है, अलॉटमेंट लेटर का भी कोई इशू नहीं है। Hence our option A is our answer. What is requirement of using Aadhaar number for KYC purpose? तो आधार का रिक्वायरमेंट KYC पर्पस के लिए व्हेन कंसेंट ऑफ द कस्टमर इज देयर, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार नंबर। ये तो सारे के इसमें रिटर्न कंसेंट जो है कस्टमर का हमें चाहिए।
So for that purpose, this is what is requirement for retaining आधार नंबर on bank's record. तो बैंक के रिकॉर्ड के ऊपर हम आधार रिटेन करते हैं, आधार नंबर को। उसका पर्पस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? फुल आधार नंबर, लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ आधार नंबर, फर्स्ट 4 डिजिट्स ऑफ आधार नंबर, या नन ऑफ द अबव। तो बैंक रिकॉर्ड में हम आधार नंबर उसको रिटेन करते हैं। इनमें से कौन सा पार्ट क्लियर है? सो पूरा आधार नंबर, लास्ट के 4 डिजिट्स, फर्स्ट 4 डिजिट्स, या इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं उनको हम रिटेन करते हैं ऑन बैंक रिकॉर्ड्स। देखिए, जब आप बेस को क्लियर करते हैं तो ये सारे एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपके बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। इसीलिए केवल क्वेश्चंस को कर लेना इट मे नॉट बी एनफ। What is requirement for biometric authentication of Aadhaar? Mandatory for all customers, mandatory for customer wanting credit or benefit under notified scheme, voluntary for all customers, या none of the above. Biometric authentication किन केसेस में रिक्वायर्ड है आधार का? क्वेश्चन नंबर 3, सो इट इज रिक्वायर्ड इन केस जहां क्रेडिट और बेनिफिट लेना है नोटिफाइड स्कीम्स का, तो उन केसेस में इट इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर ए कस्टमर प्रोवाइडिंग करंट एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट इन आधार रिकॉर्ड? आधार रिकॉर्ड और करंट एड्रेस दोनों में अगर डिफरेंस है तो क्या रिक्वायरमेंट बनती है? नो एक्शन रिक्वायर्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑब्टेन्ड, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार, नन ऑफ द अबव। तो इन केसेस में व्हाट इज द पोजीशन? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए तो क्या आंसर हमारा बनता है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा आंसर बनता है सेल्फ डिक्लेरेशन उनसे लिया जाएगा। अब आधार बेस्ड केवाईसी को लेकर के क्या गाइडलाइंस हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, यहाँ तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उसके बारे में थोड़ा सा फीडबैक दीजिए। हाउ डिड यू फाइंड दैट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग सो फार? क्या हर चीज़ आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? यस कर दीजिए कमेंट। एंड मीन वाइल लेट अस अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इससे पहले कि हम अगला पार्ट कवर करें, सो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू फ्रेंड्स। क्या आप अपना प्रेपरेशन IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ सिचुएशंस, कुछ इश्यूज हो सकता है आप फेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी लगती है। आप उसको बार बार करना चाहते हैं, करते हैं, फिर भूल जाते हैं, रिटेन नहीं कर पाते। वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और इस सारे प्रोसेस में आपका बहुत सारा टाइम यूज़ हो जाता है, जिसके कारण आप सिलेबस को प्रॉपरली कवर नहीं कर पाते। आप बहुत सारी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन किताब के अंदर आपको बहुत थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हो पाती। तो अगर आप इस प्रकार के इश्यूज फेस कर रहे हैं तो इनका सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स, इनमें हम जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बहुत सिंपल करके समझाते हैं, जिससे आप उनको आसानी से समझ जाते हैं और बहुत क्विकली समझ जाते हैं, जिससे आपकी ये दोनों ही फर्स्ट प्रॉब्लम्स बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक में, जिसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इसके अलावा हमारे मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस, जो पिछले सालों के क्वेश्चंस हैं, वो एग्ज़ाम के जस्ट पास में जाकर के अवेलेबल होते हैं। अगर आप इन सभी को अच्छे से कर लेते हो तो एक ही बार में एग्ज़ाम को पास करने में हमें काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। और ये अवेलेबल कहाँ पे हैं? सो दीज आर अवेलेबल थ्रू आवर ऐप एंड दीज आर ऑल्सो अवेलेबल थ्रू आवर वेबसाइट।
तो इनको यूज़ करें और इनका बेनिफिट लें और इससे आपको हेल्प मिलेगी एक ही बार में अपने एग्ज़ाम को पास करने में। तो चलिए अब हम आधार बेस्ड केवाईसी इसको डिस्कस करते हैं। नॉर्म्स फॉर यूज ऑफ आधार। फॉलोइंग नॉर्म्स आर एप्लीकेबल वेयर आधार नंबर इज यूज्ड फॉर केवाईसी पर्पस। तो जहां जहां आधार नंबर को हम यूज करते हैं केवाईसी पर्पस के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इट इज टू बी यूज्ड ओनली विद द रिटन कंसेंट ऑफ द कस्टमर। ये हम केवल कस्टमर की रिटन कंसेंट के साथ ही यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अगर किसी कस्टमर ने डीबीटी को यूज करना है, यानी गवर्नमेंट से उसको किसी प्रकार का कोई सब्सिडी अवेलेबल है, तो उन केसेस में ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इट मस्ट बी रिडक्टेड ऑन बैंक्स रिकॉर्ड फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटेन ओनली लास्ट 4 डिजिट्स। तो इसको हमने बैंक रिकॉर्ड के ऊपर रखना है, मेंटेन करना है, रिटेन करना है। तो चाहे फिजिकली रिटेन करिए चाहे इलेक्ट्रॉनिकली रिटेन करिए, लेकिन जो डिस्प्ले किए जाएंगे वो केवल लास्ट 4 डिजिट्स होंगे। तो इसी का क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले कवर भी किया था। एक कस्टमर वांटिंग क्रेडिट ऑफ बेनिफिट और सब्सिडी अंडर ए नोटिफाइड स्कीम। तो अगर किसी कस्टमर को डीबीटी का बेनिफिट लेना है तो उस केस में क्या पोजीशन है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार इज मैंडेटरी। अंडर दिस मेथड डेमोग्राफिक डिटेल्स एंड फोटोग्राफ्स आर प्रोवाइडेड बाय UIDAI. If due to illness, injury or etc. biometric authentication is not feasible, then offline verification of Aadhaar number or a certified copy of OVD may be obtained. तो ये different methods हैं आधार को लेने के। The reasons and name of official permitting should be recorded and subjected to concurrent audit. तो किन कारणों से ये किया गया उसके रीजन भी और जिन ऑफिशियल ने इसको परमिट किया उनका नाम भी रिकॉर्ड किया जाएगा और ये सब कुछ कंकरेंट ऑडिट इसका होना मैंडेटरी रहेगा। फॉर ए कस्टमर वॉलेंटरली यूजिंग आधार नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। अगर कोई कस्टमर वॉलेंटरी बेसिस के ऊपर आधार नंबर को आईडी पर्पज के लिए यूज करता है, बैंक्स में कैरी आउट eKYC ऑथेंटिकेशन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन। तो बैंक eKYC ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं या ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन ऑल्सो यूज eKYC ऑथेंटिकेशन इफ अथोराइज्ड। तो ये वॉलंटरी केसेस के केस में एप्लीकेबल है। If a customer provides a current address different from that in Aadhaar record, a self-declaration is to be obtained. तो अगर कस्टमर डिफरेंट एड्रेस है, उसका करंट एड्रेस डिफरेंट है, आधार रिकॉर्ड्स में डिफरेंट है, तो कस्टमर को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। तो ये कुछ रूल्स हैं आधार को यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको फॉलो करना है। अकाउंट्स ऑफ नॉन फेस टू फेस कस्टमर यानी OTP बेस्ड आधार वेरिफिकेशन। तो कुछ अकाउंट्स हम ओपन करते हैं जहां कस्टमर हमारे सामने नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं नॉन फेस टू फेस कस्टमर अकाउंट। इसमें हम यूज करते हैं OTP बेस्ड आधार वेरिफिकेशन। रिस्ट्रिक्शन फॉर अकाउंट्स ऑफ नॉन फेस टू फेस कस्टमर विद OTP बेस्ड eKYC आधार। इन अकाउंट्स में जब हम इन अकाउंट्स को ओपन करते हैं तो इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। टोटल क्रेडिट कितना होगा उसको लेकर के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके अलावा मैक्सिमम बैलेंस कितना होगा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो लेट अस सी वो रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं। एग्रीगेट बैलेंस ऑफ ऑल डिपॉजिट अकाउंट ऑफ द कस्टमर विल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज। तो उसमें ये थ्रेश होल्ड है। तो उसके अकाउंट जो भी अकाउंट हमारे पास हैं उनमें जो एग्रीगेट बैलेंस होगा ऑल डिपॉजिट अकाउंट्स ऑफ दैट कस्टमर विल नॉट एक्सीड रुपीज 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा।
और अगर 1 लाख एक्सीड करता है तो अकाउंट को हम नॉन ऑपरेशनल बना देंगे जब तक ओवीडी सबमिट नहीं किया जाता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहीं पे हमारे पास 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन कि इन अकाउंट में एग्रीगेट बैलेंस कितना होगा, और दूसरा अगर एग्रीगेट बैलेंस एक्सीड करता है तो एक्शन पॉइंट क्या होगा। तो अकाउंट को नॉन ऑपरेशनल बना देंगे कब तक, जब तक प्रॉपर ओवीडी सबमिट नहीं होता। एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो यहां तो होगी बैलेंस की बात, और यहां पे हो गया टोटल क्रेडिट इन ए फाइनेंशियल ईयर। इन ऑल डिपॉजिट अकाउंट टेकन टुगेदर शैल नॉट एक्सीड ₹2 लाख, 2 लाख से ज्यादा वो नहीं होगा। सो बैलेंस 1 लाख से एक्सीड नहीं करेगा, टोटल क्रेडिट 2 लाख से एक्सीड नहीं करेगा। अगर वो बोरोअर अकाउंट है तो बोरोअर अकाउंट के अंदर क्या पिक्चर है, बोरोअर अकाउंट में केवल टर्म लोन सैंक्शन किए जा सकते हैं और उन टर्म लोन में जो एग्रीगेट अमाउंट हम सैंक्शन करेंगे वो 1 साल के अंदर ₹60,000 से ज्यादा नहीं होगा। तो मैक्सिमम ₹60,000 होगा पर ईयर, 1 साल में 60,000 से ज्यादा नहीं होगा। तो देखिए यहां तक 4 क्वेश्चन बन गए, 2 क्वेश्चन यहां पे बन गए, 1 क्वेश्चन ये बन गया और 1 क्वेश्चन ये बन गया। बोथ डिपॉजिट एंड बोरोअर अकाउंट शैल नॉट बी अलाउड फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 क्वेश्चन और बन गया। तो ओटीपी बेस्ड आधार वेरिफिकेशन जहां कस्टमर नॉन फेस टू फेस है उसका टोटल लाइफ कितना होगा, वैलिडिटी पीरियड कितना होगा, सो उसका वैलिडिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा नहीं होगा। देखिए हमारी इस बेस क्लास के अंदर कितना कुछ इंपॉर्टेंट है, और जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो उस केस में इनमें से बहुत सारी चीजों को हम नहीं कवर कर पाते। तो इसीलिए आप यूज करें हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स को हमारी ऐप के अंदर, जैसा कि अभी हमने उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में नोट किया था। इफ ओवीडी इज नॉट सबमिटेड और सीडीडी प्रोसीजर इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर, ए डिपॉजिट अकाउंट विल बी क्लोज्ड, और टर्म लोन में आगे डिसबर्समेंट्स नहीं की जाएंगी। तो इस प्रकार के अकाउंट में अगर ओवीडी सबमिट नहीं होता या सीडीडी प्रोसीजर को हम कंप्लीट नहीं कर पाते विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो डिपॉजिट अकाउंट को क्लोज कर देंगे और लोन अकाउंट में हम फर्दर डिसबर्समेंट्स को रोक देंगे। A declaration is to be obtained that no other account using this mode has been opened nor will be opened at any other financial institution of the bank. एक डेक्लेरेशन लिया जाएगा कि और कोई अकाउंट इस पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा है और ना ही ओपन किया जाएगा एट एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ए बैंक। तो ये हमारे रूल्स हो गए रिलेटिंग टू ओटीपी बेस्ड आधार वेरिफिकेशन। फ्रेंड आज के इस सेशन में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे, वहीं हम सूटेबली आंसर करेंगे और आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आपका कोई जनरल क्वेरी है तो उसके लिए ये हमारा ईमेल आईडी है जहां पे आप अपना पोस्ट कर सकते हो मैसेज, हम उसको सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प करेंगे। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लगा तो इसको वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करें, लेकिन अगर वो यूजफुल लगा है तो फिर उस केस में लाइक करने में संकोच ना करें। आपका लाइक करना मीन्स आप YouTube को सजेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को और दूसरे स्टूडेंट्स को दिखा के उनकी हेल्प की जाए। तो आपके लाइक करने से YouTube दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करता है, तो व्हाई नॉट टू डू इट देन। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पेज के ऊपर। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ उसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। अगर आप नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर साथ में पुश कर देना है। फ्रेंड इस सेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं और बचे हुए
तो उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो अभी इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो थैंक यू वंस अगेन।